जो है वो पहले क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इस रीजन, ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसको बेशक शेड कर लें, शेड कर दिया करें। ये वो रीजन है जिसको आपने कैलकुलेट करना था। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा जी। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले का ग्राफ था वो देख सकते हैं, नीचे की तरफ कर्व्स थी और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको इस तरह मिल रहा था। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने 4 चूज की थी, वाई की वैल्यू 8 चूज की थी, दोनों आपने। ठीक है, और यहाँ पे पहला ग्राफ आपने जो चूज किया था वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 और जो दूसरा ग्राफ आपने चूज किया था 2x चूज किया था। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया। इसके दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट टाइप को मैंने कंप्लीट करा दिया, सेकंड टाइप की इंटीग्रेशन जो है वो आपने खुद करनी है, वो ऊपर मौजूद है। अगर ना हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप मैंने यहाँ पे डिटेल से ही एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड टाइप को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा ओवरव्यू कर देता हूँ। सेकंड टाइप के लिए आपने x की वैल्यू कंपेयर करनी है, वहां से y की लिमिट आ जाएगी। y की लिमिट आ गई तो इसका मतलब है जब y की लिमिट आ जाए, y कांस्टेंट हो और तो x वेरिएबल होता है। तो देखें y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो आपने बस ये याद रखना है कि y बाहर आ जाएगा, ये c और d हो जाएंगे और ये आपके पास h1 ऑफ x हो गया और ये जो y की x की लिमिट है वो h2 ऑफ x हो गया। ठीक हो गया? नहीं, h1 ऑफ y हो गया, ये h2 ऑफ y हो गया। और y यहाँ से y की लिमिट है तो y बाहर आ जाएगा और x जो है वो अंदर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना आपका मकसद है, आप इसको कोशिश करें कि ये सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सॉल्व आप आसानी के साथ कर लेंगे और इसका ग्राफ भी आप जनरेट कर लें। यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपने चूज़ करनी है, वो 0 से 8 तक चूज़ करेंगे। y को 0 से 8 तक चूज़ करेंगे तो x का ग्राफ जो है वो जनरेट होता रहेगा। अच्छा, अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डबल इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी हम लोगों ने काफ़ी जो है वो क्लिप्स बना ली, ऑलमोस्ट 4 क्लिप जो है वो 3 क्लिप्स जो हैं इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट बनाए। नाउ अब हमारा मेन मकसद ये था कि हमने जो जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तक वो अपने आप को रखा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये डबल इंटीग्रल के फार्मूले जो हैं उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट आ जाए तो डबल इंटीग्रल के जो फार्मूले हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, या वॉल्यूम जो है वो डबल इंटीग्रल में किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, या एरिया जो है वो डबल पोलर फॉर्म के अंदर आ जाए, एरिया जो है वो पोलर फॉर्म में आ जाए, आर और थीटा की फॉर्म में आ जाए, तो एरिया किसी भी रीजन का पोलर फॉर्म में किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन है ये सिंपल है कि ये आपके सामने एक टाइटल नज़र आ रहा है कि डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। ये एक थ्योरी है, ये आप इसको खुद देख लीजिएगा। तो मैं जो हूँ टू द पॉइंट मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास, मेरे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है, आपने पहले ये फार्मूला समझना है। ये फार्मूला बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो थ्योरी है वो इंट्रोडक्शन है, तो वो इंट्रोडक्शन जो है वो आसानी के साथ है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जब आपने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना होता है तो इनके दरमियान में रिलेशन क्या होता है। लेकिन आप टू द पॉइंट अगर हम बात करें, हम वॉल्यूम की अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि मैं काफ़ी देर से हम लोग जो है ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम सबको ऑलमोस्ट ये आइडिया हो चुका है कि वॉल्यूम का कैलकुलेट करने में या एरिया को कैलकुलेट करने में डबल इंटीग्रल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो या पोलर कोऑर्डिनेट हो वो मैटर नहीं करता, बस आपने जो है इनके फार्मूलों की तरफ जो है वो फोकस करना है। अब हम मूव करने लगे हैं। मेरे सामने एक फंक्शन है कि आपके देखें, सबसे पहले होता क्या है कि आपके पास, आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए थे वहां पे आपके पास जो फंक्शन था वो x और y की फॉर्म में फंक्शन होता है। लेकिन जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं या पोलर वेरिएबल्स की बात करते हैं तो आपके पास ये जो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं ये ट्रांसफॉर्म होके r और थीटा की फॉर्म में आ जाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने ये वाली जो इक्वेशन होती है, फंक्शन आपने जो चूज करना होता है वो r और थीटा की फॉर्म में फंक्शन आपने चूज करना होता है। बस बाकी फार्मूला आपने वही चूज करना है वॉल्यूम के लिए। तो अगर मैं बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि x और y रिप्लेस हो जाएंगे r और थीटा से। आपको पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो r और थीटा होते हैं।
जिसमें थीटा जो है वो आर्गुमेंट या एंगल होता है और आर जो है वो डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द ओरिजिन से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक। और आपके पास जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए जी। अब इसको हम देखते हैं इस फार्मूले को कि यहाँ पे ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, ये देख सकते हैं कि एफ जो है यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दी है कि अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट्स मीन दैट कि इट्स डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। एक तो ये है कि यहाँ पे जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही होगी तो फंक्शन को आपने कॉन्टिन्यूस चूज करना है और साथ में नॉन नेगेटिव चूज करना है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव ऑन द रीजन आर। ऑन द रीजन आर भी कह सकते हैं, ओवर द रीजन आर भी कह सकते हैं। आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए ओवर द रीजन आर। देन द वॉल्यूम फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस है। तो वॉल्यूम को किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा? तो बेटा ये वही फार्मूला आपके पास दोबारा मैंने वॉल्यूम का लिख दिया। बस ये था कि एक्स और वाई की जगह आपने आर और थीटा लिख देना है। ठीक है, एक्स और वाई की जगह आपने आर और थीटा लिख देना है। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जो डबल इंटेग्रल है वो वॉल्यूम निकालने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल इंटेग्रल किसी भी फंक्शन का लें, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और नॉन नेगेटिव हो, तो आपके पास जो है किसी भी रीजन के अंदर जो डबल इंटेग्रल आप लेते हैं किसी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, तो वो आपको वॉल्यूम दे देता है। अब इसी वॉल्यूम को जिस तरह आपने वहां पे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के फार्मूले पढ़े थे थ्योरम से रिलेटेड, यहाँ पे भी हमारे पास एक थ्योरम है। तो वो थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थ्योरम जो है वो पोलर फॉर्म से रिलेटेड है डबल इंटेग्रल का, कि ये जो चीज होती है ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। थ्योरम हम देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके सामने एक थ्योरम एक्सप्लेन करना है पोलर फॉर्म के लिए डबल इंटेग्रल के वॉल्यूम ऑफ अ रीजन, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ रीजन आर, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको डबल इंटेग्रल चाहिए। उसको समझने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है। उस फार्मूले के अंदर कुछ पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्फा, बीटा, R1 और R2। उसको समझाने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको नजर आ रहा होगा एक सॉलिड सिलेंडर नजर आ रहा होगा, ये इसकी बेस नजर आ रही है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नॉन रेक्टेंगुलर शेप के अंदर नजर आ रहा है। और ये बेसिकली आपको ग्रीन सा कलर जो नजर आ रहा है वो रीजन आर को नजर आ रहा है। इस रीजन आर को अगर ये मैं दोबारा इसको प्लॉट करूं, गौर से देखिएगा बेटा, ये अगर मैं इसको पेन से प्लॉट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक वाई एक्सिस है। ठीक है, इन दो एक्सिस के छोड़ के आपके पास दो लाइनें मौजूद हैं, टेंजेंट लाइन। एक ऐसी टेंजेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि इसको टच कर रही है, और यहाँ पे एक और पिंक लाइन नजर आ रही होगी जो कि इसको टच करते हुए जा रही है। अब ये जो लाइन है एक, मतलब ये बेसिकली एंगल की फॉर्म में है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स है और एक वाई, आप इसको आर और थीटा में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आर और थीटा की फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं। तो थीटा एंगल है, तो थीटा के लिए आप, ये आपको नजर आ रहा होगा थीटा, यहाँ पे थीटा अल्फा है, और इसको जब आप रोटेट करेंगे यहाँ तक तो ये एंगल जो है, एक पहला अल्फा है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अल्फा से बीटा, थीटा पहले अल्फा था, बाद में आपके पास बीटा हो गया, तो ये एक उसने रीजन कवर कर लिया। दोबारा सुने बेटा, यहाँ पे अगर मेरे पास एक थीटा है ना, थीटा की वैल्यू अल्फा है, आप इस कॉर्नर पॉइंट को पकड़ें, जब आप इसको पकड़ेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा, उस नए एंगल का नाम आपने बीटा रख लिया। पहले तो आप ये बात समझ लें कि थीटा की वैल्यूज अल्फा से स्टार्ट होगी और बीटा तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दो कर्व्स नजर आ रही हैं, एक कर्व आपको ये नजर आ रही है और एक कर्व आपको ये नजर आ रही है। ये जो पहली कर्व आपको नजर आएगी वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो दूसरी कर्व नजर आएगी वो दूसरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये आर की कर्व है, इसको कहेंगे R1 ऑफ थीटा, ये भी आर की कर्व है, इसको कहेंगे R2 ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन की है आपने पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो अब हम इसको थ्योरम की फॉर्म में देखते हैं।
हाँ जी, हम इसको थ्योरम के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो आपके पास एक रीजन आर है, आर इज़ अ सिंपल पोलर रीजन। तो वो बेसिकली मैं इसको दोबारा ड्रा करके बता देता हूँ। तो एक रीजन आपके पास ये था, एक रीजन आपके पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली दो रीजन है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू बीटा है। या आपके पास जो फर्स्ट कर्व आपको नजर आ रही है इसको R1 कहेंगे, और जो सेकंड कर्व नजर आ रही है दिस इज R2। बस आपने ये याद रखना, ठीक है। और वो कहता है कि और इनका जो रीजन बन रहा है वो R है, जो पोलर रीजन है। वो कहता है कि इफ R इज अ पोलर रीजन हुज बाउंड्रीज, बाउंड्री जो है अरे है, अरे बेसिकली लाइंस को कहते हैं। एक लाइन अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा है और एक लाइन थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो अरे से मुराद है, देख सकते हैं, एक लाइन को अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा कह दें, और एक अरे को अरे लाइंस को कहते हैं, और एक थीटा इज इक्वल टू बीटा कह दें। यानी इस लाइन का नाम रख लें थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और इस लाइन का नाम रख लें थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये आपके पास दो अरे आ रही हैं, ठीक है जी। एंड द कर्व्स R1 एंड R2, एक आपके पास ये कर्व है, ये आपके पास एक कर्व नजर आ रही है, दिस इज R1। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कि यहाँ पे आपके पास दो कर्व जो हैं वो यूज हो रही हैं। तो ये आपको नजर आ रही होगी, दिस इज, ये बेसिकली मैं फर्स्ट कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, एंड द सेकंड कर्व इज दिस इज R2, ठीक हो गया जी। और दिस इज R1 एंड दिस इज R2, और ये जो R1 R2 और जो टू